हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम कौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर चैप्टर नंबर 7, दैट इज योर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम ऑलरेडी समझ चुके थे, जानते थे, बचपन से पढ़ती हुई चीज़ें थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी जो नहीं पढ़ी हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के फाइनली हमारा पूरा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा प्रैक्टिस वाला सेशन चलने वाला है, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा इस बुक का, फिर ये बुक भी हमारी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई। हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी बात पे जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चालू करें भाई हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलो, सो फर्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट। अब आप बोलोगे मैम कैसा क्वेश्चन पूछा है 5th क्लास का? तो 5th क्लास का नहीं, एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, ठीक है, क्लास 12th का सोल्यूशन है, तो शांति से आंसर करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का मतलब इसमें सारी चीज़ें आती हैं, लिविंग बींग्स भी आते हैं, नॉन लिविंग बींग्स भी आती हैं, मीन्स बायोटिक अबायोटिक दोनों चीज़ें आती हैं। सब चीज़ों को मिला दो, सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला दो, दैट इज एनवायरनमेंट, है ना। सो एनवायरनमेंट इज बेसिकली, हम ये बोल सकते हैं, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन और अ सिस्टम, an ecosystem where it consists of all organisms, whether it's organic means basically your living organisms plus your नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं, लिविंग इन नॉन लिविंग बींग्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, बायोटिक अबायोटिक, राइट। So definition of environment includes the full scope of a plant's natural elements. It encompasses all the biotic and abiotic elements that interact with one another, जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों बींग्स आते हैं, जैसे मैं अभी आपको समझा रही थी। While all biotic elements like birds, animal, plants, basically living beings are living beings. Abiotic means include like oxygen, water, soil, ये सब non-living है। So abiotic components of the world include things like sunlight, rocks वगैरह। तो जब हम लोग बायोटिक प्लस बायोटिक को मिला देते हैं तो मेरे पास क्या बन के आ जाता है, environment। And both these elements interact। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए इस चीज को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे सभी। व्हाट हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ देयर रीजनरेशन। क्या होता है जब हम जो रिसोर्सेज वगैरह को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, रिसोर्सेज वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर उसका रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर रीजनरेशन, तो उस केस में हम क्या करते हैं? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। आई थिंक ये वाला सवाल जो है क्लियरली हमसे कहाँ से पूछा जा रहा है? कैरिंग कैपेसिटी से पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है? कैरिंग कैपेसिटी से, जो कि इन्वायरमेंट का होता है। तो जब भी ऐसा होगा स्टूडेंट्स, तो आपको समझना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं एंड हमारा इन्वायरमेंटल क्राइसिस को वेलकम कर रहे हैं, राइट। So environmental performs diverse functions, but one of its essential function is to sustain life, which carries much significance. तो environment का मतलब ही ये है जहाँ पे अबायोटिक बायोटिक एलिमेंट्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सेम प्लेस पे, दैट इज बेसिकली योर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट सस्टेन करता है लाइफ को। लाइफ अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लाइफ तो होगी ही नहीं। तो हमें पता है कि इन्वायरमेंट हमारी लाइफ के लिए कितना नेसेसरी है। अब उसमें भी क्या होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लाइफ को, डेली वर्किंग को इजी बनाने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज की भी एक लिमिट है, बिकॉज वो फाइनाइट है, स्केर्स है, लिमिटेड है। लेकिन ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अगर ओवर हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगा। तो हम ये चीज़ समझते नहीं है। तो जब भी हमें ये देखना है कि हम ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना करें, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड रीजनरेशन। मतलब आप जिस सामान को तुरंत तो निकाल कर उसको बनने में कितना टाइम लग रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि तुमने प्लास्टिक वगैरह बना तो लिया अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन उसको फिर वापस डिकम्पोज होने में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने में कितना टाइम लगता है।
इट्स नॉट हेल्दी। हमने फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज़ तो कर लिया, लेकिन उसको रीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, हम उस चीज़ को देखते ही नहीं है, राइट। सो एनवायरमेंट प्रोवाइड अस लाइफ सपोर्टिंग क्रूशियल एलिमेंट्स लाइक सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर. When the extraction of resources is at a frequent and a rapid pace, then its regeneration, the carrying capacity of the environment reduces significantly, which reduces or which results in a failure in its life sustaining function. तो अगर आप उसकी कैरिंग कैपेसिटी को कम कर दोगे तो फिर ऑफकोर्स एनवायरमेंटल बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन वगैरह, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं हार्म होगा। तो ऑफकोर्स अगर आप एनवायरनमेंट को हार्म करोगे तो वो खुशी खुशी तो झेलेंगे नहीं। एक कैरिंग कैपेसिटी तक जितनी एक लिमिट होती है, जब तक ही इंसान झेलता है ना, वैसे इन्वायरमेंट की जब तक लिमिट है जब तक ही वो झेलेगा, राइट। So this leads environment crisis, which is now one of the common problems faced by almost all the countries of the world, right? Take a screenshot of it. ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये CBSE में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार अपने बुक्स में ना अच्छे से मार्क कर लो. दिस कुड बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वाला क्वेश्चन का फ्रेमिंग बहुत अच्छा गिवन है, और ऐसे सेंटेंसेस ना CBSE के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं, ये याद रखना. ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना CBSE के बहुत फेवरेट होते हैं, बिकॉज ये सेंटेंस क्या है, ये थोड़ा ना आपको सोचने में मजबूर करेगा कि भाई ये क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी, आई गेस वेयर इट वाज, यस. कैरिंग कैपेसिटी मतलब झेलने की क्षमता बेसिकली, कि भाई जितना भी आप चलो इस्तेमाल करो, लेकिन कब तक इस्तेमाल करोगे आपको ये भी देखना है. यू आर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज, लेकिन उसका जो लिमिट है एक्सीड नहीं करना चाहिए उसकी रीजनरेशन से, ठीक है. नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात हो गई, बचपन में करते थे ना, मैच द फॉलोइंग, ऑड वन आउट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे. तो वैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है, कौन सा एक आपका है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे. देखो ये वाला क्वेश्चन है भी बड़ा सिंपल, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो मुझे आंसर सभी से चाहिए. आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन फॉर दिस वन एटलीस्ट. समझे कि नहीं समझे. ट्रीज क्या है, ट्रीज ऑफकोर्स हमारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते, बहुत जनरेशन्स लगेंगे, हजारों 1,500 साल, कितने मिलियन ईयर्स लगेंगे टू रीजनरेट. वो वाले हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल. एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे पास अबंडेंस में है, एकदम लिमिटेड नहीं है, जिसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जल्दी रिन्यू हो सकते हैं. ट्रीज हमारे क्या होते हैं, रिन्यूएबल हैं, जल्दी रिन्यू हो सकते हैं. फिश भी रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, कोल भी नॉन रिन्यूएबल है, आयरन ओर भी नॉन रिन्यूएबल है, एंड वाटर हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बख्श दो एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करो. लेकिन ट्रीज भी हम बोल सकते हैं कि भाई जल्दी तो बड़े नहीं होते, तो आप उनको भी बहुत जुडिशली यूज़ करो, राइट. सो क्लियरली यहाँ पे हमारा आंसर लिखा है. अगर हम बात करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर केपेबल ऑफ बीइंग रिन्यूड इजीली एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड, का मतलब जल्दी बन सकते हैं वापस. वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कुड बी डिप्लीटेड ऑन एक्सटेंसिव एंड इन रिस्पॉन्सिबल यूज़, कि भाई ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं, तो इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है. पहला क्या है, ट्रीज हमारे पास रिन्यूएबल आता है, फिश भी रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है, कोल भी नॉन रिन्यूएबल है, आयरन ओर भी नॉन रिन्यूएबल है, एंड वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्स है. आई थिंक सेम चीज़ हमने उसमें भी लिखी थी. ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट. समझे इस चीज़ को कि नहीं समझे, क्लियर है सभी. डन. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास. 2 मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. 2 एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं. कौन कौन से हैं वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. बहुत ईजी है, क्योंकि वही 2 पढ़े हैं तो वही होंगे ना. जिसने क्लासेस अटेंड करी उनको ये वाला आंसर आता है, जिन्हें नहीं करी शायद कंफ्यूज होंगे. पहला क्या है भाई, धरती का गर्म होना फालतू में, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, राइट. एंड सेकेंड वी हैव, ये किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, एंड ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को हार्म करता है. नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लीशन. इसका क्या मतलब रहता है,
बिकॉज ऑफ यूवी रेस, मतलब जो यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा, या उसमें छेद हो जाएगा, जो हम बोलते हैं ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो क्या होगा, यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ में आएंगी। और यूवी रेस बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हार्मफुल है, बिकॉज ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं, विच इज़ नॉट गुड, जानलेवा बीमारी है भाई, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट। चलो, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहला है मेरे पास ग्लोबल वार्मिंग एंड सेकंड आई हैव इज ओजोन डिप्लीशन. So due to the rise in greenhouse gases since the industrial revolution, the lower atmosphere of the planet has been gradually getting warmer, and this phenomenon is known as global warming. The combustion of fossil fuels and deforestation are the main human cause factors that raise carbon dioxide and other greenhouse gases in the environment, and जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी or the quality of the ozone in the atmosphere is referred to as ozone depletion. High concentration of substances containing chlorine and bromine in the atmosphere are the root cause of the ozone depletion. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं ओजोन डिप्लीशन में बिल्कुल उनका हाथ है. एंड अगर ओजोन डिप्लीट होने लग गया तो जो यूवी रेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं, वो डायरेक्टली अर्थ में आएंगे, जो हार्म कर सकती हैं. अल्ट्रावायलेट रेस का मेन कॉज रहता है, मतलब मेन जो हम बोल सकते हैं जो हार्म कर सकता है, दैट इज थ्रू स्किन कैंसर. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. जल्दी से खटाक से फटाक से आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. समझे कि नहीं समझे इस चीज को. क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए. हाउ डू द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया? व्हाट प्रॉब्लम डू दे पोज फॉर द गवर्नमेंट? सो अ लॉट ऑफ रीजंस आर गिवन. कम से कम 6-7 तो याद कर ही लेना. ठीक है, 10 रीजंस हमें गिवन है, 10 को हमें समझाना रहेगा. पहला है हमारे पास राइजिंग पॉपुलेशन. जो मुझसे रोज़ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स उनको पता है कि मुझे ये वाला जो इशू है बहुत बेकार लगता है, एंड आई जस्ट हेट दिस, बिकॉज पॉल्यूशन जो पॉपुलेशन जो हमारे पास है ये हर चीज़ का कॉज है. बहुत बड़ा रीज़न यही है कि पॉपुलेशन को थोड़ा कम कर देना, आराम से थोड़ी दुनिया ठीक हो जाए. तो पहला क्या है, रेजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा डिमांड्स होंगी, ज़्यादा डिमांड्स होंगी तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे. ये चेन रिएक्शन याद कर सकते हो, मैं बता रही हूँ. ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी तो ज़्यादा डिमांड्स होंगी, ज़्यादा डिमांड्स होंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, environmental crisis. क्लियर? सो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज ज़्यादा करना पड़ेगा. उससे क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा. अल्टीमेटली क्या हार्म होगा, आपका एनवायरनमेंट हार्म होगा. ऐसे याद रखा करो तो कभी नहीं भूलोगे. और आपके पास 4 पॉइंट से भी आ गए. अब सेम चीज़ मुझे पॉइंट से बतानी है तो देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए ना, तो चेन रिएक्शन के थ्रू मैं समझ गई. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, उसके आप कॉजेज बता सकते हो. व्हीकल्स होते हैं रूरल एरिया में, जो हम लोग वुड वगैरह यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, वो एक कॉज हो सकता है. एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करेगा, एनवायरनमेंट को भी हार्म करेगा. प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगेन आपके न्यूट्रिएंट्स लेवल कम हो जाएंगे, वो एयर पोल्यूशन हो गया. वाटर कंटामिनेशन होगा तो बहुत सारे डिजीज होंगे, अगेन एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, ह्यूमन्स को हार्म करेगा. अगर ज़्यादा कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं ना, जो 4 गाड़ियाँ ले रखी हैं, एक गाड़ी से काम हो सकता है, लेकिन दिखाने के लिए बिकॉज आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, आपने हज़ार तो नहीं लेकिन 5-6 गाड़ियाँ रख ली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ आप दिखाने के लिए रखो कि मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये कार है, लेकिन उसका यूज़ नहीं है. आप एक कार से भी काम चला सकते हो, चलो 2 कार भी हैं, लेकिन हर जितने आपके फैमिली मेम्बर्स है उतनी कार होना ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इलिटरेसी. अब देखो ये सारी चीज़ें वही इंसान करता है जो या तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा है तो ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है. अगर आपके पास सही में इतनी इन्फॉर्मेशन होती, समझ होती है ना, कि आप समझ रहे हो कि भाई क्या सही है क्या गलत है एनवायरनमेंट को लेके, अगर आप इतनी समझ रखते तो इतना ज़्यादा हार्म होता ही नहीं कभी नेचर को. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन और एयर पोल्यूशन ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, तो हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, रूरल एरिया छोड़ के सब अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं, तो जो रूरल एरिया एक तरीके से कोर होता है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, वो भी गया, साथ में अर्बनाइजेशन और आ गया. तो एक तरीके से दोनों तरह से हम लोग, एक तरीके से हमारा काम खराब हो जाएगा.
नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज, डिफॉरेस्टेशन अगर आप ज़्यादा करोगे तो ऑफकोर्स सॉइल इरोजन भी होगा, लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। पोचिंग का मतलब होता है कि किडनैप करना, किल करना एनिमल्स को, विच इज़ इलीगल, है ना, क्योंकि यार ये भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ये ज़रूरी है। फूड चेन पढ़ा है ना हमने, फूड वेब पढ़ा है, फूड एनर्जी पढ़ा है, सब चीज़ें। एंड ग्लोबल वार्मिंग अभी हम पढ़ के आए, तो ये हमारे पास 10 हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करना है अभी। वैसे मैंने डिस्कस कर दिया है, मैं जल्दी से रीड कर दूंगी ताकि आपको कोई भी ऐसा मुझे लगा कि सेंटेंस वगैरह आपको नहीं समझ आएगा, सो आई एक्सप्लेन इट, ठीक है। शुरू करें। पहला है हमारे पास राइजिंग पॉपुलेशन। सो राइजिंग पॉपुलेशन हैज़ ओवरबर्डन द एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ 2 बेसिक एस्पेक्ट्स। पहला है हमारे पास इंटेंसिव एंड सेकंड है हमारे पास एक्सटेंसिव। अट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लीड्स टू एक्सॉक्शन ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। देखो, क्योंकि मुझे पता था कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए हमने बोला कि ठीक है तुम्हारी डिमांड्स कम नहीं हो रही तो हम दूसरा ऑल्टरनेटिव लेके आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लेके आते हैं। लेकिन इंसान से वो भी नहीं झेला, उसने क्या बोला, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मैं हमेशा वो बोलती हूँ कि अगर हम पूछते हैं ना मेहमान से कि चाय चाहिए कि गर्म चाहिए कि ठंडा चाहिए, बोलता क्यों, 2 ही गिलास हैं क्या, एक ही गिलास है क्या, एक ठंडा भी ले आइए एक गर्म भी ले आइए, दोनों पी लेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब इंसान कभी खुश नहीं होता, उसको ये भी चाहिए उसको वो भी चाहिए। मतलब जब मेरे पास एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली चीज़ हम आपके लिए लेके आए तो आप उसको यूटिलाइज करो। उसका भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। किस पे बर्डन आ गया, फिर से किस पे बर्डन आ गया, एनवायरमेंट पे बर्डन आ गया। तो हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, द एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन साइज हैज ट्रिगर्ड एक्सेसिव डिमांड फॉर हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है इन्वायरमेंटल कॉजेज को। आप बोल सकते हो हाउसिंग हो या स्ट्रेस हो, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। To control or to overcome, government needs to provide birth control literacy and intensive to curb this problem. तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, और भी जगह नंबर 1 हम आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन में आइए, है ना। तो पॉपुलेशन को वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के लेवल पे तो ज़रूरी है ही, वर्ल्ड लेवल पे भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज क्लियरली हमारे पास उतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं है जितनी आप डिमांड कर रहे हो, एंड उसके जगह आप सप्लाई तो बढ़ नहीं रहा है, डिमांड और बढ़ाई जा रहे हो, जैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। इसका जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एयर पोल्यूशन। सो एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ अ लाइफ ऑफ सपोर्टिंग एलिमेंट, एंड एयर पोल्यूशन डायरेक्टली मीन्स कंटामिनेशन ऑफ एयर, दैट इज एब्सेंस ऑफ फ्रेश एयर, ऑक्सीजन की कमी होना और बाकी सारे पोल्यूटेंट्स, मिथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन सब की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। एयर पोल्यूशन कॉजेज सम ऑफ द सीरियस हेल्थ इश्यूज लाइक हाइपरटेंशन, अस्थमा, ठीक है, एजमा भी बोलते हैं कुछ, एंड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स तो बहुत बढ़ गए हैं आजकल। एंड पहले क्या होता था ना कि यूजली हार्ट अटैक वगैरह और ये सारी चीज़ें हम बोलते थे, अस्थमा वगैरह बहुत लास्ट स्टेज पे, मतलब हम ये बोल सकते हैं बहुत इतनी जल्दी बीमारियां नहीं होती थी लोगों को जितनी आज होने लग गई है। एक रीज़न यही है, ये सारी चीज़ों का जो हम बोल रहे हैं ना, एनवायरनमेंट के साथ इतना खिलवाड़ किया है वो आपके साथ ही हो रहा है। Now, thus the Indian government should take some effective steps to control air pollution, avoid deforestation, increase health investment and also research for new alternative pollution-free technology such as CNG. तो आई थिंक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, बस अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो भी हो जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें हो पाए। लेकिन गवर्नमेंट को भी कब तक ब्लेम करोगे जब तक लोग नहीं सुधरेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। दिक्कत तो ये ना, लोग नहीं सुधरते, लोग सुधर जाएं तो आधा काम हो जाए। डन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर कंटामिनेशन। सो वाटर कंटामिनेशन और पोल्यूशन ऑफ वाटर हैज बिकम अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ. Deadly diseases such as diarrhea, hepatitis, cholera, etc. has rapid increase due to the water contamination. It is mainly because of the constant dumping of industrial waste, agriculture waste and sewage in the वाटर बॉडीज़. तो वाटर बॉडीज़ को तो ऑलरेडी एक तो पेस्टिसाइड्स वगैरह की तरह से हो ही रहा है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो डायरेक्टली हम लोग वाटर में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली. तो ये हमें लगता है कि ये तो बह के निकल जाएगा सी में, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है. आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है इतने पढ़ाई लिखाई की बात? जैसे कि अभी आप ये पढ़ रहे हो ना सारी चीज़ें, बाकी सब ने भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, 5th से पढ़ते आ रहे हो. एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों होता है, सब पढ़ रहे हैं ना, हम भी पढ़ रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो. तो ये सारी चीज़ें उनने भी तो पढ़ी होंगी ना. ये तो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पता? बिकॉज हर कोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. सो व्हेन आई टीच इन स्कूल ना,
मैं देखती हूँ कि जैसे कि टीचर्स की जैसे क्लास ओवर हो गई, हमारे ऐसा रहता है कि अलग अलग जैसे कि डिपार्टमेंट्स हैं, कोई लैंग्वेज का डिपार्टमेंट अलग है, तो अलग अलग क्लासरूम में भी बच्चों को कई बार लेके जाना पड़ता है टीचर्स को। तो भैया हो गया, सब निकल गए, लाइट भी चल रही, पंखे भी चल रहे हैं। आई नो कि सिर्फ एक पंखा लाइट बंद बंद करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आप बंद कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है ना, आप अच्छा ही काम करो, लेकिन नोबडी डज दैट। ना स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना टीचर्स कर रहे हैं। सो आई हैव अ हैबिट, जब रिसर्च होती है तो मैं ऐसी एक राउंड लेती हूँ, आई हैव अ हैबिट, तो जो भी मुझे लग रहा है कि कमरे में फालतू लाइट पंखा कुछ चल रहा है तो उसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये इसमें कोई डंबल वंबल नहीं उठा रही है ना, मेरे से कोई ट्राइसेप्स बाइसेप्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बस जाके ना मुझे बस एक ऐसे बटन दबाना, बंद हो जाता है और कुछ नहीं करना रहता है। इट इज़ वेरी सिंपल ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना कुछ लगता है, कुछ भी नहीं लगता, बस जाके बस ऐसे ही बंद कर देना है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। सबको करना चाहिए। आई टेल स्टूडेंट्स की भाई ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए अपनी क्लास के लिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि हर क्लास का करूं, और सब टीचर्स को भी करना चाहिए, सारे बच्चों को भी करना चाहिए। अभी हैबिट खुद डेवलप करते हो ना, जैसे कि आई हैबिट की चलो किसी ने कुछ है ना समोसा वगैरह बट रहे हैं, तो वो जो बटता है अपन को दोने मिलते हैं, यहीं पर ऐसे बंद किया, यहीं खिसका दिया। भाई उसको उठा के अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो अपने बैग में डाल लो, जब आपको डजन मिला तब फेंक देना। इतना तो चीज़ें हम कर सकते हैं कि ये भी हमें सिखाने पड़ेंगे जब आप ऑलरेडी एक टीचर हो, जब ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो, अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ सिखानी नहीं चाहिए, खुद से आती हैं, खुद के घर से भी आती चीज़ें। लाइक माय मदर हैज़ अ हैबिट कि भाई वो चाय पत्ती भी ऐसे फेंकती नहीं, चाय पत्ती बच गई उसको एज अ वो यूज़ कर लेते हैं हम, खाद की तरह अपने प्लांट वगैरह में डाल देते हैं, बढ़िया अच्छे प्लांट्स हो जाते हैं हमारे। तो ये चीज़ें घर से डेवलप होती हैं, राइट। It is mainly because of the constant dumping, and thus the Indian government should put a close and strict check on the water waste disposal and purify these water resources. तो definitely government को ये make sure करना चाहिए at least जो industrial waste वगैरह directly water bodies में ऐसे throw नहीं किया जाए। and बाकी we as people who are not directly involved with the government, लेकिन हम भी तो responsible है ना, तो हम भी चीज़ों को maintain करके रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, right? Take a screenshot. So everything starts with you. समझे कि नहीं समझे इस चीज को? क्लैरिटी आ रही है चीजों को लेके? चलो नेक्स्ट है हमारे पास अफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स। सो स्टैंडर्ड्स फॉर अफ्लुएंट कंजम्पशन, अफ्लुएंट मतलब बहुत ही ज़्यादा, मीन्स लिमिटलेस, इनफ ऐसा बोल सकते हो। So standard for affluent consumption have placed a huge stress on the environment in terms of resource supply and assimilation of waste. The resources are standing on the verge to become extinct, and wastage being generated are beyond the absorbent capacity of the environment, resulting in some serious environmental crisis. कि भाई जितना अब environment के पास इतनी carrying capacity नहीं है, उससे ज़्यादा अगर आप waste generate करोगे तो जाएगा कहाँ? आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा, right? And the government is compelled to spend huge amount on research and development in order to explore alternative environmental friendly resources. Also upgradation of environmental quality also incurs high cost. तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये जो बेसिक चीज़ें जो जिसका सबको ध्यान रखना चाहिए, आधे से ज़्यादा पैसा अगर उसी में चला जाएगा तो बाकी चीज़ों पे कैसे ही काम हो पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ में लेके चलना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वी नीड टू कीप ऑन ट्राइंग। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत कॉस्टली होता है भाई, इतनी रिसर्च डेवलपमेंट्स हम सब कर रहे हैं कि भाई कैसे और दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज लेके आएँ, कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे कम हमारा खर्चा हो, हमारा काम ज़्यादा हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास इलिटरेसी। इलिटरेसी तो छोड़ो, जो लिटरेट है उनसे भी ज़्यादा काम हो नहीं रहा, आई फील दैट, है ना। पीपल आर स्टडिंग इन गुड कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह। आई टोल्ड यू द सिनेरियो ऑफ माई स्कूल ऑल्सो, आई टोल्ड यू द सिनेरियो ऑफ अदर स्कूल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं, आई वर्क विद अदर कंपनीज ऑल्सो, अदर स्कूल्स ऑल्सो, दे हैव अ हैबिट। जैसे कि कुछ लोग की हैबिट होगी, कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह निकला तो वहीं पे भाई मस्त समोसा फ्रूटी वगैरह खाई, वहीं डब्बा छोड़ के निकल लिए। तो ये क्या दिखाता है कि लिटरेसी कैन नॉट चेंज माइंड सेट्स, इट्स योर विल वेदर यू वांट टू चेंज और नॉट। तो सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात है। कुछ लोग होते हैं भाई चीज़ों को थ्रो कर दे डस्टबिन में, कुछ लोग नहीं करते हैं। सो हर टाइप के लोग हैं, राइट। तो जब हम इलिटरेसी की बात करते हैं, कई बार आई हैव सीन कि गाँव में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन भैया वो किस तरीके से अर्थ का ध्यान रखते हैं, जिस तरीके से क्योंकि उधर आज भी उधर मानते हैं कि भाई जो उनकी ज़मीन है, जो खेती बाड़ी, बिल्कुल उनको ऐसे भगवान की तरह उनको पूछते हैं, है ना। तो ऑफकोर्स उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। So due to the lack of awareness and knowledge of the limited resources, people tend to overuse or misuse of the scarce resources, right? So the resources can be judicially and effectively exploited only when skillful awareness is spread amongst the people of a country to use the resources. तो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है,
लेकिन आपको पता है कि भाई उसके पीछे इतना सब कुछ काम जा रहा है, तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करनी है। आप सोचते भैया मेरे अकेले करने से क्या होगा, ऑफकोर्स आपके अकेले करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप भी करोगे, हर एक इंसान अकेला वो चीज़ को करेगा, तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं आपसे। नाइस। Thus, the government should undertake effective measures to create awareness and spread technical knowledge among people about various efficient and economizing your methods. मतलब economical methods भी हो, मतलब ज़्यादा खर्चा भी ना हो और साथ में environment भी बचे. Right? Take a screenshot. Done? नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज में बहुत बूस्ट आता है। इससे पहले हमने पढ़ा वाटर कंटामिनेशन वाले चीज़ में कि इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट रहता है डायरेक्टली कई बार वाटर बॉडीज़ में ऐसे ही डाल देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, राइट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन अनडाउटली एनहांसेस आर लिविंग स्टैंडर्ड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडस्ट्री ज़रूरी है बिकॉज इसके बिना प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, लेकिन प्रोडक्शन एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमें नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड। सो इन द ब्लाइंड रेस टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, ब्लाइंड रेस, आई लाइक दिस वर्ड। इन द ब्लाइंड रेस, अंधी दौड़ में है, हम दौड़ रहे हैं कि बिल्कुल बस लगे पड़े कौन तुमसे पहले निकलेगा। आज की सोच के हम कल को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई कल आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आएगा, राइट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपली एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर बीन इनजुडिशली एक्सप्लॉइटेड एट अ रैपिड पेस। कि आपको लग रहा है कि बस आज नंबर 1 आ जाए, कल की कल देखी जाएगी, लेकिन फिर जो कल होगा ना आपसे देखी नहीं जाएगी, आप ये मान के रखना। So more trees are being felled and increasingly volume of toxics and industrial waste are dumped into the water bodies. This result in ecological imbalance, posing threat to sustainable economic development. Thus, the government needs to take some effective measures to check undue and unnecessary industrial growth in order to restore the ecological balance. तो आप ये समझ रहे हैं कि आज की रेस में कि भाई हम आज नंबर 1 आ जाएं, आज हमारी इकोनॉमी नंबर 1 हो जाए, उसके चक्कर में हम ये भूल जा रहे हैं कि हमें आज तो ठीक है लेकिन कल भी तो आना है, कल क्या करेंगे। आज हमें पता है कि ये दिक्कत चल रही है, अगर आज से ही हमने चीज़ों को सेटल करना शुरू कर दिया तो चीज़ें अच्छी होंगी। आप इसको एग्जांपल ले सकते हो अपने 12th एग्जामिनेशन से। आपको पता था कि हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है, आपको पता था कि 12th हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करियर मेकिंग के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो हो सकता है कि वी कैन गो वेरी हाइड इन लाइफ, क्योंकि आई बिलीव कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एग्रीड है ना, कि 12th अच्छा निकल गया इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन आप उसको आप बस इग्नोर करने में लगे। बस आज इंस्टाग्राम और चला लें, आज ये एक वेब सीरीज़ देख लें, आज ये मूवी कर लें, यू ओनली लिव, आज 12th बार बार नहीं आता, थोड़ी पार्टी और कर लेते हैं, फिर तो सब अलग अलग जगह चले जाएंगे। हम ये चीज़ दिमाग में रख के इग्नोर करते रहते हैं, फिर हमारे सर पे प्री बोर्ड आ जाता है, मेन बोर्ड आ जाता है, वी आर नो वेयर, हमें कुछ प्रिपरेशन नहीं होती। एंड फिर जहाँ पे हम 90% 95% स्कोर हम कर सकते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ 50-60% भी ही लेकर आते हैं, एंड फिर हमारे मम्मी पापा को पैसे देके दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ता है। समझे इस चीज़ को। तो वही चीज़ है, आज आपके पास समय है कि आप चीज़ों को समझ गए हो कि हाँ मुझे पता है कि मुझे ढंग से काम करना है, अच्छे से काम करना है, नहीं तो आगे जाके मेरे लिए दिक्कत होगी, लेकिन आप स्टिल वो चीज़ नहीं कर रहे। तो ये आपने खुद से चॉइस करी है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या रहता है कि अपन ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड वी आर समवेयर लीविंग द रूरल लाइफ लाइक दैट एंड मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन लाइफस्टाइल। देखो अर्बन लाइफस्टाइल में थोड़ी लग्जरीज आ जाती हैं, थोड़ा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है, डिमांड ज़्यादा होती चीज़ों की। रूरल लाइफ में आप जाओगे, गाँव में शायद इतनी चीज़ों की ज़रूरतें नहीं रहती, है ना। यहाँ पे क्या रहता है, अर्बन लाइफ में जो ज़रूरतें नहीं भी, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, बिकॉज हमारा यहाँ का लाइफस्टाइल ही काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू रूरल लाइफ। इसलिए जब हम लोग अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं विच इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड, राइट। सो अर्बनाइजेशन डज इन्फ्लुएंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल बट एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज अब यहाँ पे ज़्यादा लोग आने लगेंगे, है ना। अगर मैंने ये बोल दिया कि एक जो एरिया है वो है मेरे पास रूरल एरिया एंड एक है मेरे पास अर्बन एरिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सडनली रूरल एरिया खत्म नहीं हो रहा, ये भी इतना ही, लेकिन यहाँ से लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये वाला एरिया तो कम होता चला जाएगा, यहाँ के लोगों की डिमांड्स को कैसे शिफ्ट करोगे। तो अब यहाँ पे सपोज पेड़ है, अब यहाँ पे पेड़ है लेकिन मुझे ज़मीन चाहिए बिकॉज और लोग आ रहे हैं, तो आपको ये पेड़ों को काटना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट द लैंड। ये तो बहुत ही बच्चों वाला एग्जाम्पल, लेकिन रियलिटी में होता यही है। बिकॉज अगर तभी तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, तो यहाँ से सारे पेड़ काट के हमने छोटे छोटे सैम्पलिंग्स दूसरी ज़मीन पर लगा दिए, सब खुश हो जाते हैं कि पर्यावरण बचा रहे हैं।
ये नहीं है। आपको मैंने उस दिन भी समझाया था कि भाई एक बड़े पेड़ को काटना और उसकी जगह एक छोटा सैम्पलिंग लगाना, हम ये नहीं कह रहे कि सैम्पलिंग लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि जो चीज़ें एक बड़ा पेड़ हमें प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल, वो काट के आप एक छोटा सैम्पलिंग लगा रहे हो जिसको इतना बनने में कम से कम अभी लगेंगे 10-15 साल, राइट। तो उसको हम एक तरीके से ये नहीं बोल सकते कि यह सब चीज़ें ठीक हो गई, right? So urbanization does influence the modernization of lifestyle, but at the cost of deforestation. To fulfill the growing demand for houses, more trees are to be felled. मतलब of course अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा घर बने, ज़्यादा जगह मिले, तो हमें forest area को कम करना पड़ता है, and decreasing the land per man ratio. Urbanization also results in reduction of the availability of the land for farming purpose and consequently lowers farm outputs. तो कहीं एग्रीकल्चर से भी कहीं ना कहीं लैंड जा रहा है। एंड आप ये सोचोगे कि भाई पहले आपने देखो किसी किसी के जो अपन ने देखते थे घर, कितने बड़े बड़े घर होते थे, आंगन भी होता था, सबके अपने अपने कमरे भी होते थे, बहुत स्पेशियस घर होते थे, बिकॉज ज़रूरतें भी लिमिटेड थी और सब अपनी अपनी जगह पे खुश हुआ करते थे। लेकिन हम लोग चीज़ों को शिफ्ट लेके आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, हम छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, इतने छोटे छोटे घरों में उसका इतना ज़्यादा हम लोग प्राइस दे रहे हैं, राइट इतना ज़्यादा रेंट जाता है उसका, इतने सारे चार्जेस और फीस वगैरह सब लगता है उस चीज़ में। तो ऑफकोर्स लाइफस्टाइल बदली है, तो बदली हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहे हैं और खुद के लिए भी चीज़ें हार्म कर रहे हैं। Hence, the government is in greater need of taking some effective measures to mitigate का मतलब होता है किसी चीज़ को पैसिफाई करना, कम करना, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन थ्रू प्रमोटिंग स्मॉल एंड कॉटेज रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, thereby reducing the rural-urban migration and spread awareness regarding afforestation, and most importantly adopt measures to arrest पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी तो उसको कॉन्कर करने के लिए हमें एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज का। ये ऑलरेडी हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं। तो अर्बनाइजेशन भी क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन की तरह है, बिकॉज अगर हमारी नीड्स बढ़ जाएंगी, डिमांड्स बढ़ पाएंगी, तो हमें उसको कॉन्कर करने के लिए, उसको एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए वी विल समवेयर हैव टू एक्सप्लॉयट द एनवायरनमेंट एंड विच वी डोंट वांट टू, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आया इस चीज़ का पार्ट आप सभी को। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज। इसका मतलब क्या होता है, द नीड फॉर रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज और डिफॉरेस्टेशन मेनली रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड, वुड, राइज इन पोल्यूशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, पॉपुलेशन। तो जैसे कि आपको पता है फॉरेस्ट एरिया हमारा कम हो रहा है, ये हर एक चीज़ रिलेटेड है। अभी हमने अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ा, अगर हमें अर्बनाइजेशन करना है, ज़्यादा जगह चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कम करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, उससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि शेर भाई सड़क पे आ गया, ये आ गया, तो आपने देखा होगा नीचे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई वो हमने उसके घर छीन लिए हैं इसलिए वो रोड पे आ गया है और हमारे घरों में अब आ रहा है। तो ऑफकोर्स सही बात है ना, आपने उनका घर छीन लिया तो वो कहीं तो जाएंगे। आपने उनका हैबिटेट, उनका एक नेचुरल जो एक हैबिटेट होना चाहिए वो छीन लिया, आप उनको एक छोटे से जू में आप रख दोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे काफ़ी कुछ इकोलॉजिकल बैलेंस हार्म होता है, right? So therefore corrective measures are needed to promote the effective afforestation, opening up of sanctuaries and the national parks such as Jim Corbett National Park बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखो जू में क्या होता है लिमिटेड एरिया में रखते हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स में एक नेचुरल हैबिटेट को बना के उनका पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं। तो वैसे आप करिए। आपने देखा होगा इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस प्रोजेक्ट है, बिकॉज उसके एफर्ट्स हमने देखे हैं, उसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं, बहुत वंडरफुल रहे हैं। हमारी जो टाइगर की स्ट्रेंथ थी लगभग विदिन 1000 आ गई थी, एंड अगेन हम बोल सकते हैं कि अब बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, हम चीज़ को अच्छे से रख पा रहे हैं चीज़ों को, तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड साइन। तो ऐसे और भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लेनी चाहिए और गवर्नमेंट लेती भी है ना। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था स्टूडेंट्स, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। देखो ये जितना भी लिखा हुआ है हमने, इसको सिर्फ आपको गो थ्रू करना है। ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप अपने मन से भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन आपको कम से कम उसके मेन हेडलाइंस पता रहेंगी, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट इन द एग्जामिनेशन, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। नेक्स्ट वी हैव इज पोचिंग। पोचिंग आई थिंक ये नया वर्ड हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। इसका मतलब यही रहता है कि हम यूजली जो पेट्स वगैरह हैं, ये जो एनिमल्स हैं, उनका हंटिंग करते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि भाई एनिमल हंटिंग इज़ अ क्राइम,
इलीगल एक्टिविटी, आप किसी भी जानवर को नहीं मार सकते हो, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको भी नहीं मार सकते हो. सो इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द लॉ, right? So poaching is the illegal capturing, killing and hunting of animals. This has to be a situation wherein many animals are on the verge of extinction and it has resulted in the serious ecological imbalances. मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वो ऑलरेडी नो अबाउट अ सर्टन केस, राइट? आपको पता है कि वन ऑफ द स्टार्स है ना, एक्टर्स, उनसे हो गया था ये चीज़, है ना, उन्हें हर्ट कर दिया था किसी एनिमल को, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, केसेस वगैरह सब चल रहा है, बिकॉज इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी एंड अगर आप ये करोगे तो ऑफकोर्स ये क्राइम है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे. स्पेशली जो हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड का मतलब जो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन के डेंजर में है कि बस बिल्कुल पता चले कि ख़त्म ही हो जाए, है ना. सो दैट इज़ वाई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सो दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ पोचिंग. Right? So various environmental legislations like Endangered Species Act in the USA that imposes strict penalties on the lawbreakers is also the need of an hour. तो of course इंडिया में भी सिमिलरली चीज़ फॉलो होनी चाहिए. अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया है, आपने उसको एक लॉ बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, बिकॉज आप लॉ कब बनाते हो जो आपको लगता है कि ये चीज़ सोसाइटी में हो सकती है, इसे सेफगार्ड करने के लिए हम लॉ बना रहे हैं. तो अगर आपने लॉ बनाया है तो उसके रिगार्डिंग आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसा ही हो, एंड अगर कोई ऐसा कोई क्राइम कमिट करता है तो ऑफकोर्स उसको पेनल्टीज एंड उसके लिए सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए. राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जैसे कि आपको दिख रहा है सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा भी है कि बहुत टाइप्स ऑफ टाइगर, एशियन एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, ये सारे हमारे पास ऐसे हैं जिनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में ना आए, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. राइट? ओके. देन ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन के बारे में तो अभी हम पढ़ के आए. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट में गैसेस ट्रैप हो जाती हैं विद इन द एटमॉस्फेयर, एंड क्या होता है, यूवी रेज जो रहती हैं वो, यूवी रेज तो हमारा ओजोन लेयर में है, वहीं पर हमारा जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं इसमें भी क्या रहता है कि एक पूरा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जो है उसको हार्म ही करना है ना, बिकॉज जो ये लेयर है उसमें आप पूरी ये इन्फेक्शियस गैसेस वगैरह रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस आपका कहीं ना कहीं चला जाता है. वही आप देखते हो क्लाइमेट चेंज, है ना, हम देख रहे हैं कि इतने सारे जो बर्फ़ वगैरह जो पिघल रहे हैं, जो सालों में पिघलती थी, है ना, अब आप बहुत विद इन फ्यू ईयर्स बार बार हम ऐसा देख रहे हैं. हम देख सकते हैं सीजन किस तरीके से बदल रहे हैं. सो वी कैन नॉट प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल हो गया आज के टाइम पे, बिकॉज इतना ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है ना. सो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ समवेयर ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रीज़न, जिसमें आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज हमारे पास मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसी गैसेस हैं जो एक तरीके से टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा वार्म कर देती है. सो दैट इज़ वाई ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि अर्थ इतना ज़्यादा वार्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है, जितना उसका टेम्परेचर है उससे ज़्यादा चीज़ें हो रही है. जैसे कि हम बोलते हैं ना, जितना एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का उससे ज़्यादा हो रहा है तो हम बोलते हैं आपको फीवर आ गया. राइट? सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग एक फीवर है, एंड फीवर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना. फीवर होता है तो कितनी सारी हमारे हाथ पैर दुखते हैं, वी डोंट फील गुड. सिमिलरली द अर्थ इज़ नॉट फीलिंग गुड बिकॉज उसको फीवर है. दैट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग. राइट? Clear? So it is caused by the emission of greenhouse gases, especially consist of carbon dioxide, and therefore the incidence of natural calamities are being witnessed more frequently because of the disturbed ecological balance, thereby posing a threat to human life. तो इसलिए आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ecological imbalance आ रहा है, सुनामीज, अर्थक्वेक, है ना, रेनफॉल का कुछ नहीं पता, कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही, जहाँ कभी होती नहीं थी वहाँ पे भी रेनफॉल हो रही है, जहाँ होती थी वहाँ रेनफॉल नहीं हो रही है. सो इतना ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अब आ चुका है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एवरीथिंग. तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो हमने कर दिया सब चीज़, अब जो कर सकते हैं, जितना जल्दी कर सकते हैं उतना बेहतर हमारे लिए. टेक अ स्क्रीनशॉट. समझ रहे हैं इस चीज़ को? पर ऐसे लिख मत देना तुम लोग के पेपर में कि अर्थ को फीवर हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव टू राइट इट लाइक दैट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी. What are the functions of the environment? हमने इसको पहले पार्ट में पढ़ा है, मीनिंग एंड द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट में, कि इन्वायरमेंट के क्या फंक्शंस हैं, इन्वायरमेंट क्या है. पहला क्वेश्चन हमारा यही था. राइट? सो पहला क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इट इज़ द वेल स्प्रिंग ऑफ ऑल कमोडिटीज, बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज. इट एसिमुलेट्स एंड अब्जॉर्ब्स वेस्ट. इट मेंटेन्स लाइफ बाय सप्लाइंग जेनेटिक वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग अ नेचुरल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम हम सभी जानते हैं, बैलेंस. एंड इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. तो ऑफकोर्स नेचर कहीं ना कहीं एस्थेटिक सर्विसेज हमें देता है. हम बोलते हैं लाइफ में क्या रखा है, पहाड़ों पे जाओ, पहाड़ों पे ज़िंदगी जियो, है ना, हैव दैट ट्रिप,
क्योंकि लाइफ तो एक ही बार मिलती है। ऐसे कितनी सारी रील्स हम देखते हो, मन करता है सब छोड़ छाड़ के चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ऑफकोर्स नेचर में वो हीलिंग पावर है, वो खुद को भी हील कर लेता है एंड हमें भी हील कर सकता है। बिकॉज व्हेन यू गो आउट इन नेचर, नेचर हैज़ दैट पावर, है ना। जो आपने सुना सुबह सुबह आप उठो, ज़्यादा लोग नहीं रहते, सिर्फ आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको सनराइज दिख रहा है, जो एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है, राइट। व्हेन यू फील रियली लोनली ना, गो समवेयर इन नेचर, है ना। कहीं आप नेचर के पास जाके बैठो, आपको लगेगा दैट समवन इज देयर टू कंसोल यू। सो नेचर हैज़ दैट पावर। एस्थेटिक सर्विसेज तो हैं ही, उसके अलावा हमें पता है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्शन, है ना। साथ में बायोटिक लाइफ दोनों को सपोर्ट करता है। देन जो भी हम लोग एक तरीके से वेस्ट वगैरह बनाते हैं, उसको भी एक तरीके से हमने बोला ना कैरिंग कैपेसिटी, उसको भी वो झेलता है भाई। जितना भी हम वेस्ट एक तरीके से जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी कैपेसिटी किसके पास है, एनवायरनमेंट के पास है। तो ये कुछ फंक्शंस है हमारे एनवायरनमेंट के, जिसको आप याद रख सकते हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई 6 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब रहता है कि द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज और द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज रियली गेटिंग डाउन। दैट इज द मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड को डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी में गिरावट, है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ना, पहले ए है वही अब बी आने लग गया, तो हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन हो गया है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या रहता है, बेसिकली जब आप लोग जो ग्रेडिंग स्केल पे हैं उस पर कम आने लगते हो, आपकी क्वालिटी गिरने लगती है। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। कई बार तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये भी होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया जो है आप उसको कम कर देते हो, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ओवर गेजिंग ऑफ द एनिमल्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा शिफ्टिंग कल्चर जो हमारा चलता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दैट इज ऑल्सो कैन बी अ रीजन। साथ में जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, सभी रीजन किसके हो सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के, ठीक है। So let's see. So as you have seen, पहला हमारे पास क्या है, it is caused by number of factors including the loss of vegetation brought on by deforestation, the unsustainable extraction of fuel and fodder, shifting cultivation। जैसे मैंने आपको बताया, shifting cultivation को slash and burn cultivation ही बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या रहता है कि आपने एक लैंड को अच्छे से यूटिलाइज किया, उसके बाद जैसे आपका काम हो गया, you burn the land and you shift to the next place, that is why its name is shifting cultivation। next क्या हमारे पास, encroachment into forest lands, मतलब forest area कम हो रहा है, एंड फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब रहता है, बिकॉज आपने देखा ना कि गाय हैं, गोट्स हैं, जो एक ही लैंड पे बहुत ज़्यादा जो घास वगैरह है, जो ग्रीनरी है, बिकॉज उनका वो एक तरीके से खाना है, लेकिन ओवर चीज़ हो जाती है तो उससे हार्म होता है लैंड को। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक तो आपने शिफ्टिंग कल्टिवेशन लिख दिया, आप ये लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिख सकते हो, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हैं। साथ ही में आप एग्रीकल्चर का भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब हम लोग एक तरीके से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की जगह हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों भी कहीं ना कहीं लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो इसमें। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। दीज आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना, तो इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। The failure to adopt adequate soil conservation measure, because हमें पता है कि soil erosion is also one of the reason कि why land degrade होता है। तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हो soil conservation measures। and of course अगर crop rotation ढंग से नहीं हो रहा तो आपकी quality of soil degrade हो जाएगी, तो of course soil is a part of land, तो वो भी degrade होगा। next क्या है हमारे पास, indiscriminate use of agrochemicals like fertilizers and pesticides। I think जिसके बारे में already मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो of course this is going to harm the plants as well as the land and of course humans too. Take a screenshot. Done? Okay, so at least learn 5 so that अगर शॉर्ट आंसर में आया तो 2 लिख देना, लॉन्ग आंसर में आया तो 5 को कम से कम एक लाइन में समझा देना। कम से कम अपने पास कंटेंट इतना रखो कि अपने पास ज़्यादा नंबर का भी क्वेश्चन आए, सो वी आर एबल टू डू इट। क्या होता है ना, 1-2 पॉइंट्स पढ़ के चले जाते हैं, ये सोचते हैं इतना बाकी हम देख लेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दिस इज़ नॉट 11th स्टैंडर्ड कि आप कुछ भी लिख दोगे थोड़ा बहुत आपको नंबर मिल जाएंगे। दिस इज़ 12th स्टैंडर्ड, राइट। एंड इतने सारे बंडल्स रहते हैं, उसको चेक करना वैसे ही आसान नहीं है, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम लिख रहे हैं सही तरीके से लिखे, प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, जो हम अंदर लिख रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी करेक्ट। अब हमारा कंटेंट कैसे इंप्रूव होगा, जब हम लोग ज़्यादा कंटेंट पढ़ के जाएंगे। मैं नहीं बोल रही कि भैया आप ये पूरा अंदर का याद कर लो, एटलीस्ट आप 5-5 पॉइंट्स तो याद कर ही सकते हो, और बहुत सिंपल है, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 3-4 बोलोगे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है।
समझे? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आर हाई। आई थिंक ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने इस लाइन को बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया था एंड आई टोल्ड दैट कि भाई ये वाला जो ऐसा स्टेटमेंट है जो सीबीएसई डायरेक्टली बोर्ड पेपर में उठा के आपको दे सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई मुझे बताएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द नेक्स्ट बेस्ट alternative foregone. It is the next best alternative foregone. क्या आपको ये बात समझ आई, क्लियर हुई? तो जब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या रहता है कि हमें किसी चीज़ को अगर पाना है तो ऑफकोर्स हमें कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। तो हम लोग अभी अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हमें चाहिए बहुत ज़्यादा, कि हमें ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ हमें हमारे हिसाब से अवेलेबल हो। लेकिन उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? नेचर। कॉस्ट है एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो जस्ट बिकॉज यू वांट अ बेटर लाइफस्टाइल, यू वांट अ मॉडर्नाइजेशन, है ना, यू वांट मॉडर्न थिंग्स इन योर लाइफ, आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक तरीके से आप इग्नोर कर रहे हो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो इन्वायरमेंट पर होते हैं। तो वो आपका क्या है, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो हमारा पड़ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जो हमें नहीं करना चाहिए, राइट? So when the resources are extracted at a faster and a constant pace, then it is regeneration. आप सभी को पता है कि एक environment की क्या होती है, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी में क्या बोलते हैं भाई, इतना ही इस्तेमाल करना आप सामान को जितना उसको रीजनरेशन का टाइम ना लगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें पता है कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूटिलाइज करेंगे उसकी एक लिमिट है ना, वो इतनी जल्दी रिन्यू नहीं होता, उसकी एक टाइमलाइन है, उसको रिन्यू होने में बहुत बहुत साल लगते हैं। तो आप उतना ही यूज़ करना जितना आपको समझ है कि भाई इसको रीजनरेशन होने में टाइम लगता है। तो वो दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई इसको रीजनरेशन होने में टाइम लगेगा तो मैं उसका ढंग से यूटिलाइज करूँ। सो वट एवर यू आर एक्सट्रैक्टिंग यू हैव टू मेक श्योर कि उसका एक्सट्रैक्शन या यूटिलाइजेशन कम होना चाहिए, किससे? उसके लेवल ऑफ रीजनरेशन से, ठीक है। देन वी कैन से दैट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट रिड्यूसेस। अगर हम लोग ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो ऑफकोर्स जो कैरिंग कैपेसिटी, जितना नुकसान एक इन्वायरमेंट खुद पे झेल सकता है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इवेंचुअली क्या होगा कि अभी तो आप सब खुश हो लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा, राइट? नेक्स्ट क्या है, इन सच अ सिचुएशन एनवायरमेंट इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ सस्टेनिंग लाइफ, हेंस रिजल्टिंग इन एनवायरमेंटल क्राइसिस। इन सिंपल वर्ड्स, एनवायरमेंटल क्राइसिस आर अ कलेक्टिव आउटकम ऑफ excessive exploitation of natural resources along with the excessive and the unjust generation of wastage. I think this is a very very wonderful स्टेटमेंट और अ डेफिनेशन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हो एंड अगर याद नहीं भी रख पाओ तो आई थिंक आप ये इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि कलेक्टिव आप बोल सकते हो आउटकम है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसकी वजह से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कोई ना कोई इन्वायरमेंट नहीं ले पाएगा। वेन एवर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट विल बी क्रॉस्ड इट विल लीड टू एनवायरमेंटल क्राइसिस, राइट? तो कैरिंग कैपेसिटी में दो चीज़ें आती हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कि जितना आप यूज़ कर रहे हो शुड बी लेस देन द रीजनरेशन, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये आती है हमारे पास जो आप सभी को ध्यान रखना है कि जितना वेस्ट आप बना रहे हो, ठीक है, आपको देखना है कि ऑब्जर्व कितना कर सकता है कोई भी इन्वायरमेंट। ये दो कैटेगरीज हैं हमारे पास जो किस में आती हैं, कैरिंग कैपेसिटी में आती हैं। अगर आप इन दोनों को आगे निकल जाओगे इनसे कि आपने ज़्यादा वेस्ट जनरेट किया या आपने ओवर यूटिलाइजेशन किया तो आप इन्वायरमेंटल क्राइसिस को वेलकम कर रहे हो, जो हम ऑलरेडी बहुत पहले कर चुके हैं वेलकम, है ना। ये दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं, हम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं और साथ ही में बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर रहे हैं। रिसोर्सेज में दोनों रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों को एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमने वेलकम कर दिया एनवायरमेंटल क्राइसिस को। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सो वी हैव बीन यूजिंग और हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, जितना हमें नहीं करना था, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। Therefore, there arises a need for exploration of new and efficient alternative of eco-friendly resources to avoid environmental crisis.
Furthermore, environmental crisis widely results in the incidence of respiratory and waterborne diseases, which requires higher health expenditure and investment. तो आप ये कुछ समझो ना, पहले जितना हम लोग, अगर हम बात करते हैं पहले लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे जितना आज पड़ने लगते हैं। आज तो कुछ भी हो जाए, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है। वो वीक क्यों है? बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए एंड जो बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए नेचर से, उसको वो नहीं मिल पा रहे। जो हम खाना खा रहे हैं, इट इज़ नॉट हेल्दी, है ना। हम इतना सोच रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, एवोकाडो वगैरह सब खा रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद भी हमारी वो एक बॉडी नहीं है जो पहले हुआ करती थी लोगों की, जो कोई भी बीमारी को सस्टेन कर जाते थे। आज तो गलती से जुकाम भी हो जाए तो इंसान को 2 दिन बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है। अर्लियर तो भाई कितना भी हो जाए चीज़ें करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी हेल्थ कंडीशन भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस, right? So the cost incurred in searching new alternative resources along with the greater health expenditure constitute the opportunity cost of negative environmental impact. तो एज वी नो कि भाई अगर हम किसी चीज़ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, हम बोल रहे हैं कि आप हेल्थ में डेवलपमेंट करो, रिसर्च में डेवलपमेंट करो, सो समवेयर वी नो दैट कि उसका खर्चा भी इतना आसान नहीं उठाना। तो हम गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि हर एक चीज़ का खर्चा सिर्फ गवर्नमेंट करे या एनवायरमेंट करे। अगर हम ग्राउंड लेवल पर अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे तो थिंग्स विल गेट बेटर, लेकिन ये सब हम ऐसे में लिखते हैं, राइट? डन स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझना है कि जब भी हम ये समझना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे इस्तेमाल इन्वायरमेंट को, तो ऑफकोर्स भुगतना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ के आई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास नेगेटिव क्यों है? बिकॉज एक होता है ना कि आपका कुछ पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा। आप जितना अर्बनाइजेशन की तरफ भाग रहे हो, जितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हो, उतना ही आपको एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स उसके देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? Now, such opportunity costs are usually very high and require voluminous financial commitments by the government. Hence, we can say that the opportunity cost of negative environment impact are high, right? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी। आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जो शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स, यानी जो अभी आपको इनहेरेंट किया है आपने जैसा, एटलीस्ट उससे तो कम नहीं मिलना चाहिए उनको, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को। अभी फिर भी सिचुएशन बेटर है, आने वाले सालों की हमें नहीं पता कि सिचुएशन होगी, तो हमें मेक श्योर करना है कि आने वाले सालों में सिचुएशन और ख़राब ना हो, बल्कि उनको बेटर सिचुएशन हम प्रोवाइड करें। सो ऐसा डेवलपमेंट दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स एंड ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, दैट इज़ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? अब इंडिया में कैसे कर सकते हैं इसको? So, in accordance with the view of the leading environmental economist Herman Daly, India has taken the following steps to achieve the aim of sustainable development. पहला क्या है? पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया के कुछ मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, स्पेशली वी टॉक अबाउट दिल्ली एंड अदर सिटीज़, जैसे कि हरियाणा वगैरह साइड पे भी हमने देखा है, गुड़गांव, वहाँ पे हेल्थ जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर जब तक हम लोग पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन को भी कंट्रोल नहीं करेंगे, दोनों ही चीज़ हमें कहीं ना कहीं बैकफायर करने वाली है। एंड ऑफ कोर्स पोल्यूशन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से इसलिए भी बढ़ रहा है बिकॉज पहले लोगों के पास मुश्किल से एक गाड़ी होती थी, आजकल तो एक घर में 4 लोग हैं तो 8 गाड़ियाँ होंगी, बिकॉज एक स्कूटी अलग होगी और 4 में साथ ही में 4 व्हीलर अलग होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज बस चाहिए, हमारे पास पैसा है, वी हैव द परचेसिंग पावर टू बाय इट। तो क्या होता है, पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी डिमांड्स बढ़ेंगी, उतनी डिमांड्स बढ़ेंगी उतना सप्लाई करना पड़ेगा, उतना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सप्लॉयटेशन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन आप सभी को पता है, जब भी आप कोई भी कॉजेस पढ़ोगे ना, सबसे पहला कॉज हमारे पास आता है पॉपुलेशन। किसी भी दिक्कत का, पॉवर्टी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही, एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत आ रही है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही है, डेमोग्राफिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, एवरीवेयर यू विल सी वन थिंग, दैट इज योर पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन मेजर्स को जब तक हम लोग नहीं लाएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है, जब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी, right? So India has promoted various measures to fix the problem of population explosion. The various population control measures include conducting awareness campaigns and imparting knowledge of birth control and measures and literacy. देखो, अगर मेरे को याद है, I was going through Instagram and वहाँ पे एक मैंने पोस्ट देखा कि यूजली आपने देखा होगा जब भी आप ट्रैफिक एरियाज़ वगैरह पे जाते हो तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, न्यूज़पेपर्स बेच रहे हैं या आपसे बेसिकली मनी डिमांड करते हैं, है ना। तो उनकी मम्मियाँ भी हैं, एक बच्चा उनका यहाँ पे है, 2 बच्चे उनके साथ में घूम रहे हैं कि भाई बच्चे के लिए आप प्लीज़ दे दीजिए, 3-4 बच्चे और हैं। तो उन्होंने ये सवाल पूछा उनसे कि जब आपको पता था कि आप गरीबी में हैं, आप खुद ही का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, 2 वक्त की रोटी आप खुद नहीं कमा पा रहे, तो आपने इतने सारे बच्चे किए क्यों?
तो उन्हें सोचा था कि भाई जितने बच्चे होंगे उतना जाके आगे जाके कमाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप ये भी तो सोचिए, बच्चा कमाना कब से शुरू करेगा? चलो आपके केस में 12-13 साल से भी शुरू कर रहा है, वैसे तो लीगली नहीं है, लेकिन 12 साल तक आपको उस बच्चे का ध्यान तो रखना पड़ेगा। वो कैसे रखोगे आप? तो आपने ना ये सोचा नहीं, आपने बस ये सोचा, इसलिए लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि भाई जो मिडिल क्लास आदमी है, जो भाई वो आजकल सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी वैसे कोई ऐसी इंप्लीमेंटेड नहीं, लेकिन अधिकतर आप देखोगे जितनी भी नई जनरेशन, यंग जनरेशन हमारे पास है और बिकमिंग पेरेंट्स, वो चाहते भाई एक ही बच्चा हो, ज़्यादा 2 बच्चे हो, बिकॉज उनका रहता है यार हम उनको अगर ढंग की एजुकेशन, ढंग की लाइफस्टाइल ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या ही मतलब। तो ये अवेयरनेस हमें चाहिए कि अगर वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ, है ना, इन द वर्ल्ड, तो आप ये भी तो देखो कौन सी वर्ल्ड में उनको लेके आ रहे हो। इज इट सेफ? क्या उतनी फैसिलिटीज़ है ना? तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये थोड़ी अवेयरनेस बड़े लोगों के दिमाग में कि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। And in the next chapter we are going to study one very interesting population control policy जो चाइना ने अप्लाई करी थी, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ एनवायरमेंट सपोर्टिव फ्यूल एज अ फ्यूल सच एज पेट्रोल डीजल आर रिस्पॉन्सिबल emitting huge amount of carbon dioxide which leads to global warming. Therefore, by realizing the need, and the Indian government has promoted the use of CNG and LPG as an alternative that emit lesser smoke. तो ऑफकोर्स हम बिल्कुल चीज़ों को एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, हम ये नहीं बोलेंगे कि वापस स्टोन एज वाले एरिया में चले जाओ, बिल्कुल हमें डेवलपमेंट नहीं करना, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई एक हाथ पे अगर हम लोग इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं, तो दूसरे हाथ में हमें इन्वायरमेंट को कितना हार्म नहीं करना है उसका भी हमें मेजर्स को कंट्रोल में लेके चलना है। मीन्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ वी ऑलवेज हैव टू लिव फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो ना जो इको फ्रेंडली है ना, तो हमने उसकी जगह क्या बोला भाई, पेट्रोल डीजल इन सब की जगह आप यूज़ कर सकते हो एलपीजी सीएनजी वगैरह जो हमारे पास है। हाउसिंग के लिए आपको पता है भाई, है ना, कि आप लोग एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह जो आपके पास आते हैं उसको यूज़ करो। आप वुड वगैरह से मत करो। रूरल एरिया में आज भी क्या होता है, ऊपले होते हैं, उसके थ्रू वो लोग जलाते हैं अपने चूल्हे को, या लकड़ियाँ होती है, तो हम बोलते हैं भाई वो भी बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो उसकी जो ऑल्टरनेटिव्स है उसको अडॉप्ट करना शुरू करो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे कि आपको पता है ये रिन्यूएबल है, बहुत ज़्यादा थोक में अवेलेबल है, फ्लुएंट है, तो इसका यूटिलाइजेशन करो अच्छे से, है ना। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई है कि लार्ज स्केल लेवल पे डेवलप हो पाए। अभी भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमने सब फिगर आउट कर लिया कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारे लिए मेजर इशू है। India being a moderate country is blessed with enriched with sunlight and wind power. It also serves as a solution to the problem of economic growth with the main focus on sustainable development. तो of course अगर आप लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलार हो गया, विंड हो गया, है ना, इन सबको अच्छे से आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इट्स अ बेटर ऑप्शन अदर देन योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। नेक्स्ट है हमारे पास रीसाइकलिंग एंड द बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स। आई थिंक इसके बारे में तो बचपन से ड्राइंग भी बनाई है, ऐसे भी लिखा है, पोएम भी लिखा है, स्लोगन भी लिखा है कि भाई प्लास्टिक बैग्स है उसको बंद कर दीजिए। अब देखो मुझे ये भी पता है कि प्लास्टिक बैग्स को हम ऐसे बिल्कुल एंटायरली बैन नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जो वाटर सिस्टम्स जो रहता है ना, हमें कोई ऐसा सामान लेके तो वो तो प्लास्टिक वाले बैग में ही आएगा। लेकिन हाँ, जितना कोशिश हम कर सकते हैं करना चाहिए। आई थिंक इसके बारे में तो ऑफकोर्स वी इंडियंस आर वेरी गुड, बिकॉज हमारे घर में एक पॉलीथीन का बैग रहता है जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी सारी पॉलीथीन रहती हैं, मम्मियाँ बना के रखती हैं, है ना, उसी में से हम उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास है भी कोई पॉलीथीन बैग वगैरह तो आप उसको री यूज़ करते रहो, कि कम से कम एटलीस्ट आपको ये नहीं कि हर जगह आप जा रहे हो तो नई आप एक तरीके से पॉलीथीन खरीद रहे हो, और अगर आपके पास ऐसा कुछ आता भी तो उसको रिसाइकल करो। कितने सारे वेज आ गए रिसाइकल करने के, राइट। सो देयर इज अ नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू सस्टेन द एनवायरमेंट। हाउसहोल्ड वेस्ट कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज एज मैन्योर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अ वेरी recent step taken by the Indian government is putting a complete ban on the usage of plastic bags, and this is considerably very good step as plastic bags are not all easy to be decomposed and leads to pollution while recycling. अब देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कई बार राशन शॉप्स वगैरह में जाती हूँ तो वो बोलते हैं नहीं आज पन्नी नहीं मिलेगी, नहीं, है ना। तो आई नो सब जगह तो फॉलो नहीं होता और हर दिन फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर हम एक दिन भी अगर बोल रहे हैं कि ठीक है आज नहीं मिलेगी पॉलीथीन, तो हम कितनी सारी पॉलीथीन्स को सेव कर रहे हैं, है ना।
तो कुछ नहीं से कुछ सही वाला फंडा है। तो ऑफकोर्स हमें सभी को पता है कि रिसाइकिल कर लेना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए जितना हो सके हमारे पास जितने भी पॉली बैग्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉली बैग्स का जनरेशन ना हो। एंड हम लोग पास जो अभी बन गई हैं उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लो, बिकॉज हमें पता है उसको रिसाइकिल होने में और वापस उसको सेम पोजिशन में जाने में बहुत टाइम लगता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। डन। नेक्स्ट है हमारे पास पोल्यूशन टैक्स एंड फाइन्स, बिकॉज सभी को पता है कि इंसान जब तक सीरियसली नहीं लेता चीज़ों को, जब तक ना उसके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाए। इंसान को पैसे से बड़ा प्यार है और पैसे जब चालान वगैरह इन सब में जाते हो तो उसको बहुत खलता है। तो अगर ऑफकोर्स आप उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह बना दोगे, टैक्सेस वगैरह लगा दोगे एक सर्टेन लिमिट के बाद, अगर मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री पर्टिकुलर कंपनी है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, तो उसमें लगा दो पोल्यूशन टैक्स, फाइन लगा दो, थोड़ा तो सुधरेंगे, राइट? सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन न्यूमरस स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन. Some of those measures are regular vehicle checkups, levying your pollution tax on the industries emitting smoke, and these measures are aligned with the huge fines and even imprisonment for the lawbreakers. तो ऑफ कोर्स अगर इसका सही में इम्प्लीमेंटेशन होने लगे तो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पोल्यूशन होता है हमारे पास उसमें बहुत हमें रिडक्शन देखने को मिल सकता है ना? यूज ऑफ इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. द इनपुट एफिशिएंट मेथड्स हैव बीन डिजाइंड एंड फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट नॉट ओनली इंक्रीजेस द प्रोडक्शन and productivity, but it's also responsible for increasing the efficiency with which the inputs are used, with the leads reduction in the exploitation of the natural resources, and on the other hand also enhances the future economic growth and prospects of the India. देखो हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी है ना, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, इजीली भी काम कर सकते हैं। तो जब हमें पता है वो अच्छी चीज़ हो तो उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करो। टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी हमारे पास इनपुट्स आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, हम कोशिश कर सकते हैं कि उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो और उसमें से कुछ भी वेस्ट ना हो। बिकॉज हम सभी को पता है कि जो रिसोर्स है उसका एक सब्सटेंस जो है हमारे पास वो बहुत मेहनत से हमें मिल रहा है, आसानी से नहीं मिलते हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, हम इजीली कैसे कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से यूटिलाइज करके, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। इंडिया हैज़ अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेशिएट द स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या रहता है? आपको इसके सपोर्ट में आंसर्स करने हैं, राइट? सो इंडिया इज अ फॉर्चुनेट कंट्री टू हैव इनफ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. इट कंसिस्ट ऑफ रिच एंड फर्टाइल सॉइल, plenty of rivers, tributaries, green forests, mineral decomposed, and your mountains. तो हमें ये सबको पता है भाई, इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, ब्लेस्ड विद कल्चर, हेरिटेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर्स, कोस्टल एरियाज. सो इंडिया इज़ अ कंट्री जिसको हम बोलते हैं ना ऑल इन वन है, सब मिलता है यहाँ पे, पूरा पैकेज है ना? तो एक ऐसी कंट्री है, दैट इज़ वाई वी हैव स्टडीड इन हिस्ट्री ऑल्सो कि हर कोई इंडिया की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता था, बिकॉज इंडिया हैज़ दैट थिंग, समथिंग इन जो उसको स्पेशल बनाता है. बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री के साथ साथ टैलेंटेड कंट्री है, टैलेंटेड पीपल है, रिच हेरिटेज है, कल्चर है, इन्वायरमेंट वाइज भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हमें यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग टाइप के मिलते हैं. फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक फ्रूट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आपको प्लांट के स्पीशीज़ मिल जाएंगे, स्पाइसेस मिल जाएंगे. सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव टू द वर्ल्ड, राइट? सो इंडिया हम बोलते हैं ना हब है हर एक चीज़ का, तो इंडिया में वो चीज़ पावर है. सो द इंडियो गैग्नेटिक प्लेन्स की जिसकी हम बात करते हैं, हमें पता है एक होते हैं प्लेन्स, एक होते हैं प्लेटूज, है ना? वी हैव माउंटेन्स. तो हमने ये देखा है रेंजेस, माउंटेन रेंजेस हमारे पास हैं. तो हमारे पास ये जितने भी जो फैक्टर्स हैं ना, हर जगह अलग अलग आपको चीज़ देखने को मिलेंगी. जैसे कि हमें पता है जो डेक्कन प्लेटू हमारे पास जो मोस्टली सदर्न पार्ट एक तरीके से कवर करता है, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र और ये सारे एरिया में अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत फेमस है और ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा होता है फॉर कॉटन के लिए बहुत अच्छा है ब्लैक सॉइल. तो सिमिलरली आप समझिए, अगर कॉटन अच्छा होगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा. अगर हमें पता है कि आयरन ओर वाली जितनी भी चीज़ें हैं झारखंड में बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई वी हैव टाटा एंड स्टील कंपनी ओवर देयर, जमशेदपुर, है ना? तो ऑफकोर्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है. अगर उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं, ऑफकोर्स वी कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर, right? And India lush green forests are serving as a natural cover for the majority of the population. And अगर हम बात करें, इंडिया में अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया है. अगर हम कंपेयर करते हैं मेजर कंट्री से, इंडिया स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर, जिसको हम अभी भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए. तो ऑफकोर्स वी हैव प्लेन्स, वी हैव प्लेटूज, वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव मिनरल्स, वी हैव एवरीथिंग. तो ऑफकोर्स हम ये बोल सकते हैं हमारे पास अबंडेंस में नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट?
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी शुड बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस, हम ऐसी जगह पे बॉर्न हुए हैं वेयर वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, इसका सम्मान नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी एंड वी विल हैव नो वेयर टू गो, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो जब भी आपको ये वर्ड दिखे सब्सटेंशिएट, इसका मतलब क्या होता है, दैट यू वांट टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट, है ना, इसके बारे में बताना, टू सपोर्ट इट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। India has been blessed with over 20% of the world's total iron ore reserves. There are mountain ranges that smoothen the operation of mini hydel plants. Mini hydel plants means hydroelectricity वाले जो हमारे पास plants होते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो छोटी छोटी streams, tributaries होती है ना mountains पे, जब उस पर हम ये plant बना देते हैं तो mini hydel plants हो जाते हैं। It also owns a vast variety of flora and fauna. And the country is also endowed with the plenty of minerals that are found underneath the earth's surface like coal, natural gas, copper, diamond, सब मिलता है। मैंने क्या बोला, India is a hub, we get everything over here. Take a screenshot of it fast. समझ रहे हैं इस चीज को? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इज एनवायरमेंटल क्राइसिस अ रीसेंट फेनोमेन? इफ सो व्हाई? क्या एनवायरमेंट क्राइसिस जो है अभी अभी आया है, पहले से है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, येस, बिकॉज एनवायरमेंटल क्राइसिस हैपेंस टू बी सिग्निफिकेंटली अ रीसेंट फेनोमेन। द साइंस ऑफ सच क्राइसिस वर नेवर विजिबल इन द पास्ट। जिस टाइप का अभी जो सिनेरियो, जो ड्रास्टिक चेंजेस हमें दिख रहे हैं, पहले भी चेंजेस दिखे हैं लेकिन इतने नहीं दिखे, इतना नहीं समझ आता था। लेकिन अभी के जो 10 साल को हम देखते हैं, जिस तरीके से जो डिजीजेस है, नेचुरल क्लामिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, हर साल आप कुछ ना कुछ देखते हो कि भाई इस कंट्री में ये हो गया, उस कंट्री में वो हो गया, ये समझ आता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले इतने ज़्यादा पास्ट में विजिबल नहीं होते थे हमें कि यार ये चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस दिख रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस, बात हो रही, हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आया जा रहा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अगर इस पर अभी भी बात नहीं करी तो वी हैव नो वेयर टू गो, right? So in the early centuries before the beginning of the industrialization, the population growth was on the tight train. मतलब इतना ज़्यादा population नहीं हुआ करता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी, बिकॉज लोगों के पास जब बेटर इनकम आती है उनको लगता है कि हाँ अब हम लोग क्या, इफ वी विल हैव मोर किड्स, हम उसको बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पाएंगे, सो लेट्स हैव मोर किड्स। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज एवरीथिंग चेंज, लेकिन अब क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गई है, नाउ वी हैव टू कंट्रोल इट, राइट। द डिमांड ऑफ द एनवायरमेंट रिसोर्सेज वॉज टू लोअर देन इट सप्लाई। तो हमें पता है कि अब डिमांड एंड सप्लाई का रिवर्सल हो गया है। पहले क्या होता था कि भाई डिमांड बहुत कम होती थी एंड सप्लाई मेरे पास ज़्यादा था। ये कब का है भाई, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी का तो काम ही पूरा उल्टा है। अब क्या हो गया है, जो डिमांड है मेरी गुड्स एंड सर्विसेज की, अब वो इतनी ज़्यादा हो गई है विच इज़ मोर देन द सप्लाई। तो पहले हमारे पास भाई बहुत सप्लाई बचता था, लेकिन अब मेरे पास कोई सप्लाई है ही नहीं, स्कैरसिटी है सप्लाई की, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है मेरे पास क्योंकि। तो हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात नहीं करेंगे, ये वाला जो फेनोमेन है उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड द डिमांड ऑफ द एनवायरमेंट रिसोर्सेज वाज too lower than its supply. The rate of regeneration of resources quickly exceed the rate at which the resources were exploited. तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल क्राइसिस आएगा, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझ रहे हैं इस चीज को सभी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? It won't be wrong to state that the threat of environmental crisis was never felt in the past, as the exploitation of natural resources stayed within the carrying capacity of the environment. हम सभी को पता है carrying capacity के बारे में, अभी इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था। पहले भी चीज़ें होती थी लेकिन carrying capacity के within होती थी, तो हमें लगता था ठीक है मैनेज हो पाएगा, लेकिन अब वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। But today, in the wake of the heavy industrialization, urbanization, man has started exploiting nature to its maximum possible level. जितना भी हम exploit कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सपोज तो डिमांड इतनी ज़्यादा होगी तो हमें कैसे भी करके उसको फुलफिल तो करना ही है, तो हम ये नहीं देख रहे कि हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं। नाउ द न्यूक्लियर एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर बीइंग थॉटलेसली डम्प्ड इनटू द वेस्ट बॉडीज। पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड एयर हैज़ अफेक्टेड द एनवायरनमेंट इन द थ्री फोल्ड मैनर। तो अब क्या होता है, पहले होता था कि भाई हम एक ही चीज़ को पोल्यूट करें, अब तो हम हर जगह से चीज़ों को ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ना हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज छोड़े हैं, ना हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज छोड़े हैं, हम पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं और सारे टाइप का पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साथ
जाते हैं हमारे पास वाटर पोल्यूशन सारा हो रहा है, एयर हो रहा है, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर एक चीज़ आपको हम देख सकते हैं कि हर टाइप का पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब हम सिर्फ एक जगह से हार्म नहीं कर रहे, हम 360 डिग्री हार्म कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स वे आउट क्या रहेगा हमारे पास, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आई टोटली फील लाइक आई एम टीचिंग EVS सब्जेक्ट, है ना? ओके। Now the rate of exploitation of natural resources is frequently exceeding over the rate of regeneration of the natural resources. As a result of this, the mounting pressure on the carrying capacity of the environment is paving the way for the environmental crisis. तो of course, अगर ज़्यादा हमें पता है carrying capacity को अगर आप exceed करोगे, उसके बाहर जाओगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लियरली मुझे समझ आता है कि environmental crisis आने वाले हैं। Done? आगे बढ़ें? You can take a screenshot of this one. ये क्वेश्चन यूजली आपको 6 मार्क्स में आएगा, दैट इज वाई इट इज रिटन इन डिटेल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गिव 2 इंस्टेंसेस ऑफ ओवर यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड मिस यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। एक होता है ओवर यूटिलाइजेशन, एक होता है कि आप सही से यूज नहीं कर रहे हो। दोनों चीजें हम करती हैं। पहला क्या है हमारे पास ओवर यूज, तो पहले हमें पता है ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, है ना? कितनी सारी नदियां तो ऐसी हैं बिल्कुल आप ये मानिए ऑन द वर्ज ऑफ, बस वो जब बारिश होती तभी सही रहता, अदरवाइज उनमें रिवर्स में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर हम जाते हैं किसी मैंने देखा है, अगर हम किसी ऐसे पर्टिकुलर होली प्लेसेस पे जाते हैं और होली प्लेसेस में अधिकतर आपको रिवर्स मिलेंगी, जिस तरीके से लोग वहीं पे भैया साबुन से कपड़े धो रहे हैं, वहीं पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, कचरा डायरेक्टली ऐसे नदियों में डाला जा रहा है। तो इससे समझ आता है कि यार कैसे आप जिसकी आप पूजा कर रहे हो, है ना, नदियों को बिल्कुल मां समान माना जाता है हमारे देश में, वी वर्शिप रिवर्स एंड यू कैन सी दैट उनके साथ किस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हो, राइट? सो द एक्सेसिव इंक्रीजिंग रेट ऑफ इरिगेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड स्टोरेज रिजर्वॉयर्स आर रिजल्टिंग इन द ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। तो एक तो पोल्यूशन करते हैं, उसके बाद आपको पता है इरिगेशन के लिए भी चाहिए, डैम्स वगैरह भी आप क्रिएट कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स रिवर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमें क्या लग रहा है कि अब हमें और जगह चाहिए, तो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, बिकॉज फॉरेस्ट हटेगा तभी तो हमारी रहने की जगह आएगी, राइट? सो द कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ हाउसेज एरियाज आर सिग्निफिकेंटली रिजल्टिंग इन द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। भाई आपने देखा होगा कि पहले बहुत लिमिटेड सिटीज़ रहती थी, अब द आउटर ऑफ द सिटीज़ इतने सारे प्रोजेक्ट्स आने लग गए हैं कि ये विलास बन रहे हैं, ये डुप्लेक्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो आउटर एरिया पे क्यों बन रही हैं? बिकॉज जो मेन सिटी है वहाँ पे अब कुछ बन नहीं सकता, ऑलरेडी पूरा बना हुआ है, या तो अब उसमें रिनोवेशन होगा या पुरानी कॉलोनी को तोड़ के नई कॉलोनी बनेगी, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो जितनी भी नई कॉलोनीज बन रही है, आप सोचोगे कितनी दूर दूर 20-30 किलोमीटर दूर बन रही है मेन सिटी से, तो मतलब एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन ही कर रहे हैं, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। और अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन भी होगा, सॉइल इरोजन होगा तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होगा, है ना? नेक्स्ट है हमारे पास मिसयूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिवर्स टू डिस्चार्ज द वेस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मिसयूज कर रहे हो आप, है ना? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई बार जो नदियों का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो पता क्या करते हैं, साफ सफाई करते करते वहीं डाल दिया आपने पूरा कचरा, वो तो बह के निकल जाएगा ना आगे। तो ये लोगों की सोच रहती है, हम उसको डस्टबिन में नहीं फेंक रहे, वहीं पे ऐसे साफ किया और रिवर्स में डायरेक्टली डाल दिया। आपको पता है इंडस्ट्रीज भी जो उनका वेस्ट डिस्पोज रहता है, वाटर डिस्पोजेबल जो रहता है, पूरा उसी में डाल देते हैं, राइट? So the misuse of water as a resource is a major reason behind the pollution and the contamination. The factors that are responsible for water pollution are discharge of domestic sewerage, then we have industrial waste and the thermal power plants into the हमें पता है rivers। तो इससे क्या होता है, जो वाटर है उसका तो आप लोग क्वालिटी भी खराब कर रहे हो, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ वुड फॉर कुकिंग द फूड। तो हमें पता है जो भाई लकड़ी है, हमें पता, अब वैसे अर्बन एरियाज में तो नहीं होता, रूरल एरियाज में अधिकतर होता है कि भाई लकड़ी से ही चूल्हा जलता है उनके यहाँ। सो वुड इज अकाउंटेड वन अमंग्स द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। यूजिंग वुड इंस्टेड ऑफ इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर कुकिंग ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। क्लियर? तो ऑफकोर्स लकड़ी चाहिए तो उसके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे ना। पहले इसलिए चल जाता था, आप बोलोगे मैम पहले नहीं होता था, भाई पहले कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होता था ना, अब इससे ज़्यादा नहीं जला सकता, राइट?
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे सभी। स्टेट एनी 4 प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से 4 हमारे पास बिल्कुल ओवर द टॉप इश्यूज हैं? आई थिंक एक तो हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल आ सकता है, एक हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल आ सकता है, वाटर रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करें, डिफॉरेस्टेशन को कैसे कम करें, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये 4 लिखो, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। इसमें पहले हमारे पास लिखा है एयर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, वाटर पोल्यूशन सेम थिंग होता है, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, बिकॉज हम लोग बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है यहाँ पे। आर सम ऑफ द मोस्ट बर्निंग कंसर्न्स, बर्निंग का मतलब बिल्कुल अभी जो एज वाली चीज़ें हमारे लिए, ठीक है, फॉर इट्स एनवायरमेंटल कंडीशन। बट द प्रायोरिटी इश्यूज कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन डिप्लीशन, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। ये सारे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी किसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये 2 हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम करना रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होगा? जब हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबको चेक करेंगे, तो ऑफकोर्स हमारा जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको हम थोड़ा धीरे कर पाएंगे। वहीं पे ओजोन डिप्लीशन वगैरह, अगर हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम कर देंगे तो ऑफकोर्स उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन थोड़ा कम स्पीड पे होगा। तो ये मैनेज करना है। तो जब भी आपसे कोई भी ऐसा कुछ पूछा जाए ना पेपर में कि भाई कौन सा एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, तो उसमें हमेशा ग्लोबल वार्मिंग एंड आपको ओजोन डिप्लीशन तो बिल्कुल मेंशन करना ही है। इनको तो बिल्कुल आप मेंशन कर देना, उसके अलावा बाकी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 होने ज़रूरी हैं, बिकॉज इसके बारे में आपके चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। करेक्शन फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन। राइट, तो जैसे कि आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। तो हमें पता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ करेक्शन फॉर द एनवायरमेंटल डैमेजेस रिफर्स टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन सर्चिंग फॉर न्यू एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आप करेक्शन करना चाहते हो, है ना, जो आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो कि यार बहुत हो गया, अब हमें सच में कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट को, अब उसमें भी तो खर्चा लगेगा, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। बिकॉज जितना लेवल का आपने डैमेज किया है वो ऐसा नहीं कि आपने एक पौधा लगा दिया तो सब ठीक हो जाएगा। आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज लेके आने पड़ेंगे एंड उसके लिए खर्चा लगेगा, एक्सपेंडिचर लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेशन होती है ना कि पूरा पैसा तो उसमें वो नहीं लगा सकते। सो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कि जितना भी आपने डैमेज किया है ना उसके लिए आपको ह्यूज एक्सपेंडिचर यहाँ पे लगने वाला है। The heavy intensive and the extensive extraction of both renewable and non-renewable resources needs heavy expenditure to be made on exploring new alternative resources in order to avoid an environmental crisis। तो ऑफकोर्स जितने भी हमारे पास रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमने उसको इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर दिया है कि आपको लग रहा है कि एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। द डिस्कवरी ऑफ सच रिसोर्सेज रिक्वायर बल्क इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो ऑफकोर्स पैसा पेड़ पे तो नहीं उग रहा है, बिकॉज पेड़ भी नहीं उगा रहे हम, तो पैसा भी नहीं उगेगा, सिंपल सी बात है ना। सो नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बर्बाद करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन चीज़ें ठीक करने में हमेशा टाइम लगता है। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड दिस इम्प्लाइज ऑन योर लाइफ ऑल्सो। Also, implementation and the maintenance of these alternative resources is not easy and involve very high cost. The best example is the advent of CNG in order to reduce the rising problem of pollution in Delhi. तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा pollution होने लग गया था, है ना, व्हीकल्स वगैरह की वजह से। तो उसकी जगह हमने कोशिश करी है कि CNG को ज़्यादा इंप्लीमेंट करें। वहाँ की जितनी बसेस हैं, गवर्नमेंट बसेस हैं, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक भी कोशिश करें ना, तो CNG बेस्ड कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड हेविली इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज CNG एंड टू मेक द कंज्यूमर्स अवेयर रिगार्डिंग इट्स यूजेस। देयरफॉर द करेक्शन फॉर एनवायरमेंट डैमेजेस इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज अनडाउटेडली वेरी हाई। तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, आसान नहीं है चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ द सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अकाउंट फॉर द करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो अभी मैंने समझाया था, पास्ट में क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास पास्ट में ये हुआ करता था कि जो हमारे पास डिमांड होती थी ना गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कम थी एज कम्पेयर टू द सप्लाई। सप्लाई हमारे पास ज़्यादा था तो कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज ये विद इन द कैरिंग कैपेसिटी है।
ठीक है, विद इन द कैरिंग कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं, दैट इज योर करंट, योर प्रेजेंट, अभी यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया सिस्टम। यहाँ पे पूरा, यहाँ पे जो डिमांड है वो ज़्यादा है सप्लाई से। सप्लाई कौन कर रहा है, अर्थ, उसके रिसोर्सेज के थ्रू। तो इसमें क्या हो गया, एक्सीड कर दिया है द कैरिंग कैपेसिटी को। क्लियर? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसलिए हम इसको रिवर्सल बोल रहे हैं कि सप्लाई इतना है नहीं जितनी डिमांड कर रहे हैं, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? When agriculture was the only means of sustenance for people, there was less demand than there was availability for natural resources. यानी जितने natural resources available थे उससे कम हम यूटिलाइज करते थे बिकॉज लोगों की इतनी डिमांड नहीं होती थी। Naturally, there was less waste and it was contained within the limits of the environment's ability to observe it. तो of course जितना कम लोग हुआ करते थे और जो उनका अर्बन लाइफ नहीं था, रूरल लाइफ में ज़्यादा रहते थे, तो ज़रूरतें उतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड आपको पता है कि आप विलेज एरिया में जाओगे तो वहाँ पे अभी भी चीज़ों को हैंडल करने के तरीका जो वेस्ट है एंड जिस तरीके से वो पूरा अर्थ को संभालते हैं, अर्थ को मानते हैं, है ना, पूछते हैं भाई, उनकी जो फील्ड है उनको वो पूछते हैं, जिस तरीके से ध्यान रखते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें इतनी ज़रूरतें नहीं हैं जितनी एक अर्बन लाइफस्टाइल में लगती हैं। इसलिए जो डिमांड होती थी चीज़ों की बहुत कम रहती थी एंड कैरिंग कैपेसिटी के विद इन रहती थी। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एक्सपैंडिंग एंड द डाइवर्स नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, more and more environmental resources are being depleted today as a result of the industrial transformation and the population explosion. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ा तो डिमांड के लिए सप्लाई बढ़ाना पड़ा, सप्लाई बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना पड़ा। इवेंचुअली क्या हो गया, एनवायरमेंटल क्राइसिस आ गए बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी को आगे निकल गए हम। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। कुछ चीज़ें बहुत रिपीटेटिव हैं तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा आपको ध्यान दे के नहीं पढ़ा रही। कोई चीज़ मुझे लग रही है ना बहुत रिपीट हो रही है तो मैं उसको वन गो में समझा रही हूँ आपको। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट मटेरियल्स आर यूज्ड अप मोर क्विकली देन द इकोसिस्टम कैन रीजनरेट हिम, है ना। जितना हम सामान जल्दी से यूटिलाइज कर रहे हैं उसको बनने में कितना टाइम लग रहा है हम ये चीज़ देख नहीं रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लार्ज नीड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड अ डिक्रीजिंग क्वालिटी या क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। एंड टू क्लोज द सप्लाई एंड डिमांड गैप डिफरेंट रिसोर्सेज आर बीइंग क्रिएटेड और यूटिलाइज। तो इसी गैप को कम करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को हम लेके आते हैं, लेकिन अभी हमने पिछले वाले आंसर में देखा कि हमें उसको लाने के लिए भी ह्यूज कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Done? Question number 16 देखेंगे. It's a long question, right? First, all of you please take a screenshot and then we are going to discuss it. So we have highlight any two serious adverse environmental consequences of the development in India. मतलब जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया में उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, मतलब किसके रिस्क पे, किसके कॉस्ट पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं. इंडियाज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पोज अ डायकोटोमी, दे आर पॉवर्टी इंड्यूस्ड एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू अफ्लुएंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड. इज इट ट्रू? तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं, हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, जो पॉवर्टी है या हम बोल सकते हैं जो पुअर हैं वो भी कहीं ना कहीं नेचर को हार्म कर रहे हैं, जो रिच हैं वो भी हार्म कर रहे हैं. अब जो पुअर हैं भाई वो ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, लकड़ी वगैरह लेकर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्हें पता है उनके घर पे चूल्हा वगैरह नहीं है. तो मतलब जो नेचुरल जो हमारे पास एक सिलेंडर या प्रॉपर एक जो स्टोव रहता है वो नहीं है, वो चूल्हे में काम कर रहे हैं अभी भी, तो लकड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं, जो उपले बनते हैं उससे काम चला रहे हैं. जो रिच है उनको एक नहीं 4 गाड़ियाँ चाहिए, बिकॉज जब 4 लोग घर में है तो सबके पास 4 गाड़ियाँ होनी चाहिए. किसी किसी के पास 8 भी होती है, बिकॉज परचेजिंग पावर ज़्यादा है. तो जस्ट बिकॉज रिच के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा रहता है तो उनको लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो. वहीं पे पुअर के पास नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं, तो एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं. तो दोनों जगह से तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि जितना भी चीज़ें हो रही है सिर्फ पुअर की वजह से हो रही है, जितना भी हो रहा है सब रिच की वजह से हो रहा है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं. राइट? सो पहला क्या है हमारे पास, 2 सिग्निफिकेंट नेगेटिव नेचुरल इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ इन द इंडिया आर, कि ग्रोथ तो हुआ है बहुत अच्छे लेवल पे लेकिन एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Right? So while the construction of industrial and the thermal plants in India cleared the way for growth, the amount of pollution brought on by these industries and the country's car is rising alarmingly, which is having a negative impact on the people's health. तो हमें सभी को पता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ऑफकोर्स उसी पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया है. यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन? इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके, डिफॉरेस्टेशन, ऑफकोर्स जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ेगा. इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इनॉर्मस
population, increasing needs, many forests are cut down to make room for more territory to be used for agriculture and habitation. Industries use the timber and other natural materials they acquire from deforestation as a basis for their products. It is true that both poverty and high living conditions contribute to India's environmental issues. For instance, both low living standards where people need land and timber to cultivate and sustain a subsistence level of existence, and high level standards where these natural raw materials are used to conduct industrial activities contribute to deforestation to grow the country with the depleting natural resources. India must discover effective alternative resources. तो यहीं पे बताया गया है एयर पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन के बारे में एंड कंक्लूड किया गया है. आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू विच वी हैव स्टडीड. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आप इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो. अदरवाइज देयर इज नथिंग न्यू टू अंडरस्टैंड इन दिस. क्लियर? Question number 17 है what is sustainable development? Again a very simple question we have. Fulfilling the basic requirements of all that needs distribution of resources is example of your sustainable development. ऐसा development that should not be at the cost of future generations. जो भी चीज़ें अभी आपने रेंट करी, जैसा environment आपने रेंट किया है, एटलीस्ट उससे बुरा environment तो आप उनको गिफ्ट मत करिए future generations को. जो भी डेवलपमेंट करे वो लॉन्गर टर्म्स के लिए होना चाहिए, जो फ्यूचर जनरेशन्स को भी हेल्प करे और साथ में environment को हार्म ना करे. ऐसा डेवलपमेंट हमारा क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन टुडेज एरा टू मेक श्योर कि जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है फ्यूचर जनरेशन पे, उसको चेक करके ही करें. It becomes a moral obligation to hand over the earth to the future generation to come in good order, but it is realized that if the resources are utilized fully, then these will deplete so fast that it will lose the capacity to meet the production capacity of the future generation. कि अभी तो आपका भले ही काम चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या? You cannot be so selfish, right? Take a screenshot. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द अर्थ टू द फ्यूचर जनरेशन टू कम इन गुड ऑर्डर. तो यस ही लिखना है ना कि वेदर इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर ईच एंड एवरी वन, या आप बोल सकते हो एवरी इंडिविजुअल टू मेक श्योर दैट दे हैंड ओवर द अर्थ इन गुड कंडीशन टू फ्यूचर जनरेशन. उसका मतलब यही है. So therefore, sustainable development is the process of economic development that focuses on meeting the needs of the present generation. हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप ऐसे ही रहो, फ्यूचर जनरेशन का ही सोचो. आपकी जो नीड्स हैं उसको भी पूरा करें, साथ साथ में आप ये देखो कि आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ होलसम फेनोमेन विच मैक्सिमाइज वेलफेयर फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. तो हम अभी का भी सोच रहे हैं और आगे का भी सोच रहे हैं, तो दोनों जनरेशन का सोच रहे हैं. Right? So in simple words, students, we can say that it is that process of economic growth that is sustained over a long period of a time without causing any fall in the quality of life for the future generation. तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको कुछ भी ना मिले या ऐसी अर्थ मिले जिस पे वो सस्टेन ही ना कर पाए. Right? So we also want कि they also live a beautiful life ahead. Clear? Take a screenshot fast. Done? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सभी. कीपिंग इन व्यू योर लोकेलिटी, डिस्क्राइब एनी 4 स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये आपकी लोकेलिटी पे डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, आपके क्या गोल्स है ना. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इको फ्रेंडली फ्यूल का यूज़ करें, है ना. ये वाले क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, है ना. कि पहले आप बोल सकते हो कि हमारे एरिया में कोशिश करेंगे कि हम लोग वाटर पोल्यूशन ना करें, है ना, प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा ना करें. उसके बाद आप ये बोल सकते हो, है ना, इन्वायरमेंटली फ्यूल्स का यूज़ करें, CNG का यूज़ करें. ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल दे सकते हो, तो इससे भी आपके आंसर्स बहुत इफेक्टिव बनेंगे. एंड दिस हैज़ टू बी प्योरली बेस्ड ऑन योर स्किल्स. क्लियर? तो इसमें पहला पॉइंट क्या गिवन है कि यूज ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल. सो द ग्रोइंग यूज ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, हमें पता है इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए उसके जो ऑल्टरनेटिव है उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए. ठीक है, डन. टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास. कीपिंग इन व्यू, अच्छा वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ओके, आई थिंक गलती से मैंने पीछे कर दिया था. फाइन. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइकलिंग आप कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया, है ना. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. आई थिंक दिस इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसमें कुछ समझने का नहीं है. ये दोनों पॉइंट्स हम इससे पहले भी समझ चुके हैं, है ना, इसलिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी. ये दोनों पॉइंट्स अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझे हैं, है ना. दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन.
रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या रहते हैं, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जो मुझे पता है इतनी जल्दी डिप्लीट नहीं होगी, खत्म नहीं होंगी, तो इनका यूटिलाइजेशन करो। फॉसिल फ्यूल इन सब का यूज़ मत करो, बिकॉज हमें पता है उसको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कि रिसाइकल करो भाई, जितना हो सके, जैसे प्लास्टिक वगैरह हमारे पास है उसको रिसाइकल करते रहो, ताकि कम से कम उसका फुल यूटिलाइजेशन तो हो, राइट। ओके। एंड यूज़ ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करो, ताकि जो भी इनपुट्स वगैरह हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए। एंड टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आओ जिसके थ्रू हम लोग बेटर एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर पाए, प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर पाए और लेस कॉस्ट पे हो पाए। और हम चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम एक्सप्लॉइट हो, राइट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कशन हमने नहीं किया, इससे पहले से एक बार ही डिस्कस हुआ है वाला पॉइंट। So the input efficient methods and techniques should be devised so that more production is possible at per unit of input, and this efficient utilization of natural resources lead to the lesser exploitation of natural resources. अगर हम सही से अच्छे से यूटिलाइज करेंगे जो हमने इनपुट्स किए हैं, तो हम लोग कम एक्सप्लॉइट करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सभी। एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ इंटर जनरेशन इक्विटी इन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटर जनरेशनल मतलब क्या होता है? इंटर जनरेशन का मतलब क्या रहता है कि अभी हम फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं एंड प्रेजेंट जनरेशन की भी बात कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटर जनरेशनल, राइट। तो आपको पता है इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। सो वेन एवर आई टॉक अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है सबको सेम, एंड इक्विटी का मतलब होता है जो जितना डिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस उसको वो मिले, राइट। So, in the definition of sustainable development, intergenerational equity concentrates on satisfying the current demands for different resources without compromising the requirements of the future generation. जैसे मैंने आपको बताया कि present and future दोनों generations का point of view हमें ध्यान रखना है, कि हम ये नहीं कह रहे कि अभी जो present generation है भाई कुछ मत करो तो हम रहने दो, अब बस रूरल लाइफ में चले जाओ, वापस स्टोन एज जैसे रहने लगो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। हम चाहते हैं कि हाँ आपकी जो नीड्स एंड डिमांड्स हैं उसको भी हम लोग एक तरीके से सेटिस्फाई कर पाएँ, एंड साथ में फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। सो इट ड्रॉज अटेंशन टू द रियलिटी दैट अपकमिंग जनरेशंस विल कंट्रीब्यूट टू एंड इवेंचुअली रिप्लेस अस इन अ सोसाइटी। द करेंट जनरेशंस कांट बी सो सेल्फ सेंटर्ड, है ना, इट्स अ वेरी गुड लाइन। द करेंट जनरेशन इज ऑलरेडी वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, right, as to be used up all the resources available and allow the next generation to figure things out on their own. तो हम चाहते हैं जो मेरी करंट जनरेशन है वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो, सेल्फिश ना हो, है ना, चीज़ों को लेके कि हर चीज़ हमारी है। हमें समझना है कि ये अर्थ है, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और खुद के साथ साथ हमें दूसरों की नीड्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंड फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम पूरा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? So it guarantees a deliberate effort from the present to use the resources and find alternative in a way that ensures the requirement of future generations are not compromised and that they have access to an acceptable source of energy and resources. ठीक है? तो students, we have completed so many questions today. बहुत सारे ऐसे आंसर्स थे जो बार बार हमने डिस्कस करे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स, आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड रिवाइज इट। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज योर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज, जो कि हमारे पास है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड ऑफकोर्स हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो स्टूडेंट्स। एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन लेट अस नो ऑन द इन द कमेंट सेक्शन, या तो वेबसाइट और एप्लीकेशन पे भी हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी सिस्टमैटिक तरीके से, तो सारे डाउट्स आपके एक तरीके से पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज यू कैन कमेंट, राइट। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। These are the days that will decide your future, है ना, it will help you to build your future, I must say that. So that is why keep working hard, keep learning students। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and thank you for watching this video.